टुडे वी डिस्कस दी आरबीएससी पेपर जो हुआ है बेटा 4/4/2020 को आरबीएससी का पेपर हुआ है अपना फिजिक्स का, उसके अपन कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो सेक्शन पेपर जो था 4 सेक्शन में था। फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यू एंड फिल इन द बैंक्स एंड 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस थे, 1 लाइन क्वेश्चंस थे। सेकंड सेक्शन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। थर्ड सेक्शन में क्वेश्चन एंड 4 जो था वो मैक्सिमम वाला क्वेश्चंस था, यानी कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे। सी और डी सेक्शन के अंदर आपके और के अंदर भी क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेक्शन 1 जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। 9 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट फाइंड करनी है तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, आपको पता होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, EDA, यही होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम, F/Q, एंड एरिया वेक्टर दैट इज मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, न्यूटन कूलॉम इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर। ए इज अ करेक्ट आंसर। सेकंड बात करते हैं, द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V on distance r inside a uniformly charged spherical cell is। आपको पता होगा बेटा, जब अपन ने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था स्पेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, यहाँ से जब चार्ज को लेके आते थे तो r KQ/r, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, V = KQ/r आउटसाइड ऑन दी सरफेस। सरफेस पे बात करोगे तो कितना आता है, KQ/r, और सरफेस पे r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R। और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड में, तो यहाँ तक का पोटेंशियल तो सेम था। इसका ग्राफ आपने ये भी ड्रॉ किया था r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, आपको याद हो तो। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट, सरफेस तक आफ्टर दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट इज डिक्रीजिंग। तो ग्राफ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, तो आंसर क्या होगा, V = कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस्ड पॉइंट कहाँ पे फाइंड हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द एंड ए से जो फाइंड हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पे अपन को फाइंड हुआ है, और दिया हुआ है R = 3 ओम एंड रेजिस्टेंस अप्लाइड बिटवीन A एंड B, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S इज। S की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास, यहाँ पे इसी के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है करंट वाले चैप्टर में, 100 - L/L × R। तो ये कितना हो गया, 100 - L कहाँ पे मिला है, 20 पे, तो 100 - 20 80/20 इंटू R कितना है 3, कितने टाइम्स कट 4, तो 12 ओम। आंसर क्या है बेटा, 12 ओम। C इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 में फाइंड करना है और μ0 में रिलेशन फाइंड करना है। मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अपन ने EMW जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर बार बार जो रिलेशन यूज हुआ था वो क्या था, C = C की फॉर्म में लेना चाहो तो 1/μ0 था रिलेशन। तो यहाँ पे इस फॉर्म में देने की जगह उन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो C² = 1/μ0 C² = 1/μ0 B is correct answer। A moving charge can produce, ये मैंने बोला था जब भी चार्ज रेस्ट में होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जब चार्ज मूविंग कंडीशन दी हुई है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सब वो क्वेश्चन है जो अपन ने क्लास में डिस्कस किए थे बेटा। नेक्स्ट लेते हैं, एडी करंट आर यूज्ड इन। मैंने बोला था बेटा इसके एप्लीकेशंस क्या क्या थी,
बोलो, इलेक्ट्रिक फर्नेस थी ना इसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स। तो उन्हीं में से देखो क्या दिया हुआ है, एडी करंट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, राइट है, इंडक्शन फर्नेस, राइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, करेक्ट। तो क्या आंसर आएगा अपने पास, ऑल ऑफ दी एबो। नेक्स्ट, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 2, यहाँ पे डेंसर के लिए 1 दिया है, सही ढंग से समझना, और रेयर मीडियम के लिए 2 and 1 2 critical angle of pairs IC, then correct relations between and 1 2 and IC। 1 2 और IC के बीच में रिलेशन लोगे तो क्या आएगा बेटा, अपने पास रिलेशन था साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू DR लेते थे, तो DR की जगह यहाँ डेंसर मीडियम कितना है 1 और 2, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो N1 2 इक्वल्स टू साइन IC। ये तो 10 में रिलेशन है, 10 वाला तो होता ही नहीं है स्नेल्स लॉ में, ठीक है, तो D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द करेक्ट रिलेशंस बिटवीन द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। मैंने बोला था बेटा ये 3 ग्राफ थे अपने पास, एक इंटेंसिटी का, एक फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को अपन ने शो किया था, और एक देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, यही देखे थे बेटा। तो वहाँ मैंने कहा था तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर जनरेट होता है, और यहाँ पे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने पेपर में है, और वो क्वेश्चन क्या है, किसका क्या शो करना है अपन को, डिफरेंट इंटेंसिटी। डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिफरेंट होने का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, उनकी फोटो करंट भी डिफरेंट होगी। तो कौन सा ग्राफ है इस डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए, एक फोटो करंट इज डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे इमिटेड, और फोटो करंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट था बेटा आपके, वो एक्सपेरिमेंट था डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में था लास्ट टॉपिक, उसी पे ये क्वेश्चंस वेरीफाइड वेव नेचर को किन्होंने किया है, डेवसन एंड जर्मर ने, ठीक है। ये था फर्स्ट सेक्शन में, ए सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब फिल इन द बैंक्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट दिया थी नेम ऑफ मशीन दैट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक मशीन जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है उसको क्या नेम देते हैं, साइक्लोट्रॉन। क्या नेम देते हैं बेटा, साइक्लोट्रॉन। किसी को कोई डाउट, यही थी ना। द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज N5 associated with the having a number of turns current I flowing through it, क्या रिलेशन था आपने देखा होगा, phi equals to Li नंबर ऑफ टर्न्स, N हो तो N Li, तो L इज phi by I, यही बोल रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं तो इसको N से मल्टीप्लाई कर दोगे तो L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या आएगा इसका आंसर, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। फिर बात करें, इफ 2 पार्टिकल्स आर इक्वल दे डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी इक्वल। डी ब्रोगली वेवलेंथ कब इक्वल होगी, सिंपल से फॉर्मूले की बात करें तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। अब वो ये सेम हो, एस तो कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, तो क्या सेम होना चाहिए ये सेम होने के लिए, P। तो यहाँ पे क्या आएगा, P इज अ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे फिल इन द बैंक्स में आंसर होगा। दी आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, किस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछ रहा है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बताने किस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, अरे होते हैं। तो ये थे अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब बात करते हैं, गिव द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 8, 1 लाइन क्वेश्चन है। इन मिलीकन एक्सपेरिमेंट द चार्ज फाउंड ऑन अ चार्ज ड्रॉपलेट्स
was say -6.4 into 10 raised to power -19 coulomb. Then write the number of electrons in that charge droplets. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए बेसिकली क्या फॉर्मूला यूज होता है बेटा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई. आपको n फाइंड करना है तो क्या यूज लोगे, Q बाई ई. और Q बाई ई की बात करोगे तो -6.4 इंटू 10 रेज टू पावर -19 अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19. कट करोगे तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन. सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट क्या उसी में अपने पास अलग अलग क्वेश्चन है. 1 इज कंप्लीटेड. सेकेंड, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a distance r from the middle point of the dipole on the axis of electric dipole of dipole moment p. तो ये डेरिवेशन में अपन ने किया था. डेरिवेशन था अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसके लिए अपन ने 3 पार्ट्स में डेरिवेशन किया था. एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड किया था. पोटेंशियल ही पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पोटेंशियल में भी अपन ने फाइंड किया था एट एक्सिस, एट इक्वेटोरियल और एट जनरल पॉइंट. अभी किसकी बात कर रहा है वो, एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो जनरल पॉइंट पे जो फॉर्मूला था अपने पास वो क्या था बेटा, इसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना. क्वेश्चन नंबर 2. तो जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्सिस. तो एक्सिस पे थीटा कितना हो जाएगा, एक्सिस पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. तो cos 0 की वैल्यू 1. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर. यही होगा, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट बात करें, राइट डिपेंडेंसी ऑफ रिवर्स रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात करें तो इस पे ध्यान दो बेटा. सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है ये. कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में जस्ट अपोजिट केस होते हैं. सेमीकंडक्टर वाले केस में आप टेम्परेचर इंक्रीज करो. किसकी डिपेंडेंसी बतानी है, टेम्परेचर की और रेजिस्टिविटी के साथ. तो रेजिस्टिविटी के साथ बात करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी में, रेजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहा, पहले किसकी बात कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी. सेमीकंडक्टर की क्या होती है, इंक्रीज. कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज. ठीक है. नेक्स्ट है, इफ 2 सेल्स ऑफ EMF E1 E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel combination, then write the equivalent EMF of these combinations. क्या निकालना है, equivalent combinations. इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला था E net. क्या था फॉर्मूला, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. यही था फॉर्मूला. ठीक है. नेक्स्ट बात करें, हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर. कैसे कन्वर्ट कर सकते हो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में. तो गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन्स थे अपने पास अमीटर एंड वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर के लिए क्या किया था अपन ने, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दोगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, कनेक्टेड हाई रेजिस्टेंस किसमें, रेजिस्टेंस इन सीरीज. हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर किसकी तरह बिहेव करेगा, वोल्टमीटर की तरह. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. तो सर्कुलर लूप के थ्रू जो करंट, ये सर्कुलर लूप, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने देखी होगी सेंटर से तो बिल्कुल ऐसे पास हो रही थी. यहाँ पे ऐसे लूप बनेंगे, फिर ये ऐसे, इस साइड भी ऐसे ही होंगे.
यही था बेटा, कोई डाउट? नेक्स्ट बात करें, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड डेविएशन डेल फॉर द ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म में एक कंडीशंस, पहले प्रिज्म इक्वेशंस आई थी, उसके बाद उसकी कंडीशन की बात की थी, तो वहाँ पे कैसा ग्राफ ड्रॉ हुआ था अपने पास, डेल और आई के साथ, इंसिडेंट एंगल के साथ जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो क्या था, ऐसा ही था। इस वाले पॉइंट पे ये क्या था, डेल मिनिमम, और डेल मिनिमम वाले केस में आई इक्वस टू आर, यही था बेटा। तो ये क्वेश्चंस हुए अपने पास कंप्लीट 8 क्वेश्चंस। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में है, इफ द एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट्स आर पैरेलल, ए कैपेसिटर इज ए एंड डी इज द सेपरेशन डिस्टेंस। देखो बेटा, ये एक डेरिवेशन था, मैंने कहा था जो अपने कैपेसिटर के डेरिवेशन, 3 डेरिवेशंस में से मैंने कहा था एक जरूर आता है और एक ही है। यहाँ पे 3 डेरिवेशन कौन कौन से थे, एक तो यही वाला वैक्यूम, 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो, एक इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फुलफिल कर दे, और एक था कि इसको पार्सली फिल करें, यही थे ना अपने पास। तो यहाँ पे कौन सा वाला है, वैक्यूम वाला, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा अपने पास, ये 2 पैरेलल प्लेट्स ली, यहाँ पे प्लस सिग्मा लिया था, यहाँ माइनस सिग्मा लिया था, यही था, इनके बीच की डिस्टेंस d और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया इज a। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दोनों का, प्लस प्लेट का और सेकंड नेगेटिव प्लेट का, और दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, यही आया था। और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या होता है, q चार्ज अपॉन एरिया, यही होता है। v निकालोगे तो v के लिए क्या आ जाता है बेटा, v इक्वल्स टू e और d, और E की वैल्यू पुट कर दोगे तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और C निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V, और V ये Q और V की वैल्यू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, रिवर्स कर दिया मैंने, Q से Q कट, तो C का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है अपने पास, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज, और सीरीज में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1/c, ये होता है ना, C1 प्लस 1/C2, इसको C डैश नाम दे दो, ठीक है, C डैश। अब C डैश की वैल्यू निकालोगे, यानी कि C डैश की वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करो, 1/40, 1/40, 2/40 यानी कि 20, कितना हो गया ये, 20 माइक्रोफेरेड। और इन दोनों को सोल्व करो, ये दोनों किस में, पैरेलल, और पैरेलल में डायरेक्ट सम हो जाता है, तो C1 प्लस C2 दैट इज 20 प्लस 20 40 माइक्रोफेरेड। तो इस सर्किट डायग्राम को मैं अगेन ड्रॉ करूं तो कैसा ड्रॉ हो जाएगा अपने पास, देखो यही हुआ A B, ये वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 20, ये हो गई 40, और ये कितनी है 40 माइक्रोफेरेड में सभी आंसर, कोई डाउट। अब यहां पे ये दोनों अगेन किस में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों सीरीज, तो 1/40 1/40 अगेन कितना हो जाएगा, 1 बाई, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 20 बाई 1/40 1/40 2/40, तो 2/40 दैट इज ये A एंड दिस इज B, ये 20 और ये भी 20, और ये दोनों किस में, पैरेलल, और पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट सम होगा, डायरेक्ट सम होगा तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इक्विवेलेंट A और B के बीच में 40 माइक्रोफेरेड। एनी डाउट, नो।
Next, carbon resistors are widely used in electronic circuits. Why? Write any two reasons. टू रीजन्स लिखने बेटा, एक तो ये चीपर होता है, चीपर रहता है, और ये हाई जो एनर्जी है उस पर भी ये क्या होता है, स्टेबल कंडीशन में होता है। ये एक तो हो गया चीपर होता है तो मैड इजीली इसको मैड कर लेते हैं, और ये हाई एनर्जी लॉस पे भी, हाई एनर्जी टेम्परेचर होगा वहाँ पे भी ये स्टेबल्स कंडीशन में प्रेजेंट होता है, तो वो इसकी टू कंडीशन हो गई, ठीक है। या एनर्जी ट्रांसफर करनी हो तब भी ये इजीली एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट बात करें 12 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन क्यूबिकल नेटवर्क। बेटा क्या दिया हुआ और कहाँ पे फाइंड करना है अपन को, अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। अपन को कहाँ फाइंड करना है देखो इसका मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ और सर्किट डायग्राम बना के अपन सोल्व करते हैं। मैं एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड पे देखो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इस पे भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, डायगोनली, यानी कि एक पॉइंट ये वाला हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड है, की भी लगाना चाहो लगा दो, ठीक है। इसके बाद बात करें इस इनकी वैल्यू तो कितनी दी हुई है 12 ओम, ईच रेजिस्टेंस इज 12 ओम, जितने भी हैं इन सब पे वैल्यू कितनी है 12 ओम, 12 ओम, यही है बेटा। जितने भी रेजिस्टेंस है, किसी पे लिखना भूल भी गया तो तुम्हें ध्यान रखनी है कितनी है 12 ओम। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ से कितनी ब्रांचेस डिवाइड हुई, यहाँ से कितनी डिवाइड हो रही है 3, तो यहाँ पे 3i करंट ले लो, टोटल करंट इज 3i, तो यहाँ पे हो गई i, इधर हो गई i, और यहाँ तक ये i, यहाँ पे ये करंट जाएगी तो कितनी हो जाएगी i/2, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगी। अब यहाँ पे ये i/2 इधर और ये वाली करंट भी i/2, तो ये वाली करंट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इधर से i/2 और ये i/2 मिलके ये अगेन कितनी हो गई i, और यहाँ पे इधर से i, यहाँ से भी ऐसे टोटल आके ये कितनी हो जाएगी अगेन 3i, ठीक है। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ, मैं पूरे सर्किट को नेम देने की जगह मैं मेन सर्किट की बात करता हूँ। तो A B C D A, यहाँ पे KVL यूज लेंगे, यूजिंग KVL इन किसमें A B C D A, तो क्या होगा बेटा KVL यूज लोगे तो करंट यहाँ से जा रही है, जहाँ से एंटर होती है वो पॉजिटिव, जहाँ लेफ्ट होगी वो नेगेटिव, तो माइनस आई आर, अभी मैंने रेजिस्टेंस से मैं आर ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन किस में माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा अपने पास i/2 आर, यही होगा। फिर यहाँ पे चलोगे तो माइनस आई आर, बैटरी में ये EMF, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो गए तो प्लस EMF इक्वल्स टू 0। भाई जहाँ से लेफ्ट होते हैं उसका साइन लेते हैं ना, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो EMF इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 2 + 2 यानी कि 5/2 IR, यही हुआ एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये तो हो गया EMF, ठीक है। आपको निकालना है, मान लो R, आपको क्या निकालना है वैसे, इसमें क्या फाइंड करना है कि इसका इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में R इक्विवेलेंट कितना होगा, यही निकालना है। तो R इक्विवेलेंट की बात करोगे तो I V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू V/I, ये जनरल फॉर्मूला। अब I कितना लेके चल रहे हो 3, टोटल I कितना है 3, और नेट EMF कितना है EMF E। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड करोगे, भाई फॉर्मूला मैंने पहले जनरल लिखा था, उस जनरल फॉर्मूले में अपन ने टोटल वैल्यू पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू कितनी है EMF की वैल्यू कितनी 5/2
पहले आर की वैल्यू पुट करके इसे निकाल लें। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना हो गया 6, यानी कि 30 आई। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूँ मैं 30 आई, EMF कितना हो गया 30 आई अपॉन 3 आई, आई से आई कट, तो कितना हो गया 10 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया अपने पास 10 ओम। ठीक है बेटा, कोई डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल एक बार आपको क्या लेनी थी, एक बार क्या फाइंड करना है, KVL यूज लो और KVL में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट कर दो। सॉल्व किया, आर की वैल्यू पुट की, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E बाई आई, यानी कि V बाई आई था, इसकी वैल्यू पुट की वहाँ से और वैल्यू फाइंड करके यहाँ सॉल्व किया 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास क्वेश्चन था वो क्या था, ठीक है, यही निकालना था। 8 की बात करें, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड रेडियस ऑफ curvature r and then prove the radius of curvature is twice the focal length। एक डेरिवेशन था, छोटा सा डेरिवेशन जो सोल्व करना है अपन को। क्या दिया है, फोकल लेंथ का रिलेशन निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, और फोकल लेंथ क्या हो गई, जो रेडियस है वो जस्ट ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। और कौन सा मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेशन करोगे तो सिंपल सी बात, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये पॉइंट P पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, यहाँ पे रे आई इंसिडेंट कहाँ से जो पैरेलल होगी कहाँ से पास होगी, फोकस से, अरे होगी नहीं होगी, और यहाँ से इसको मीट कर दोगे। मान लो ये एंगल आई है, यानी कि थीटा मान लेते हैं, तो ये आर होगा, आर भी थीटा ही होगा क्योंकि सेम एंगल होते हैं। ये जेड बन रहा है तो ये थीटा और ये 2 थीटा, ये MP। यहाँ पे अपन इसको क्या लेके चलते हैं, स्मॉल अपर्चर। MP क्या है, या तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसको लास्ट में इसके इक्वल कर देते हैं, उसकी जगह मैंने MP क्या है, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल। जब स्मॉल अपर्चर की बात करोगे तो इसको अपन क्या लेके चलते हैं, स्ट्रेट। और जब स्ट्रेट ले लेंगे तो फिर ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा लिया है मैंने, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू दी बेस CP। थीटा इज स्मॉल तो अपन कितना लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल है तो थीटा में tan थीटा में थीटा रिमेनिंग होता है MP अपॉन CP। ऐसे ही सिमिलर क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे तो tan 2 थीटा और tan 2 थीटा लोगे तो कितना हो जाएगा MP अपॉन FP, यही होगा ना बेटा। यहाँ पे भी थीटा इज स्मॉल तो कितना हो जाएगा MP अपॉन FP, यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा MP अपॉन CP इक्वल्स टू MP अपॉन FP। तो MP से MP कट, तो क्या आ गया अपने पास रिलेशन, ट्वाइस FP इक्वल्स टू CP, यही हुआ ना। तो FP किसके इक्वल है, ये रहा FP, क्या आती है फोकल लेंथ, लेकिन नेगेटिव, और CP कितना है R। यूजिंग साइन कन्वेंशन के साथ लोगे तो -F माइनस R, तो हो गया R इक्वल्स टू 2F। यही फाइंड करना था ना कि रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। कोई डाउट? अब नेक्स्ट बात करें, इफ अ कॉनकेव लेंस, कौन सा, कॉनकेव लेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, देन कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दो लेंस, पहला वाला तो है कॉनकेव लेंस और दूसरा दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, और इनकी फोकल लेंथ है 25 एंड 20 सेंटीमीटर। यही कर दें। इसमें क्या होगा बेटा, या नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। यहाँ देखो पहले कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव दिया हुआ है लेंस,
ये ना कॉनकेव लेंस, फिर दूसरा दिया हुआ है कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है f1 f2 मान लेते हैं, तो f1 कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यही है 25 एंड 20, तो यहाँ ध्यान दो ये 25 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, और f2 कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और इक्विवेलेंट पावर निकालनी है तो इनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लोगे तो कितना होता है 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये कितना हो गया -25 प्लस 1/20, तो एलसीएम कितना हो गया 100, ये सेंटीमीटर में है लेकिन ये ध्यान रखना बेटा ना, तो कितना हो गया -4 प्लस 5, तो 1/100, तो ये f इक्वल टू कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट पावर निकालनी है तो 1/f, लेकिन ये मीटर में होती है, सेंटीमीटर में लोगे तो कितना हो जाएगा 100/f, तो ये कितना हो गया 100/100, दैट इज 1 डायोप्टर। एनी डाउट? नेक्स्ट है अपने पास, बाय राइटिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस थी उनके थ्रू अपन को लिखने एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आइंस्टाइन ने क्या दिया था बेटा कि लाइट इंसिडेंट होगी तो जो एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फोटॉन्स की एनर्जी h nu इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज वर्क फंक्शन एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और उन्हीं एनर्जी से रिलेटेड अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या बोला था, कोई भी ये प्लेट्स है इस पे h nu फोटोन की एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज वर्क फंक्शंस और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो सेकंड इज किसमें काइनेटिक एनर्जी, तो h nu इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा फाई नॉट प्लस टोटल एनर्जी की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू निकाल लोगे तो h nu माइनस फाई नॉट। अब यहाँ पे अपन ने कंडीशन ली थी, एक स्टॉपिंग कंडीशन ली थी स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली, सेकंड ली थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली। तो इसके उन्होंने पूछा है कि इसके कंक्लूजन क्या क्या हैं, यही पूछा है ना बेटा कि इससे रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए। तो ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड थे, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। सेकंड था काइनेटिक एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड थी फ्रीक्वेंसी, if we increase the frequency then kinetic energy of the photoelectrons also increases। थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 2 ही पूछे हैं और थर्ड लिखना चाहो तो थर्ड क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट इज फोटो करंट इन द सर्किट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ऐसे इसके डिफरेंट एजम्पशंस ऑब्जर्वेशंस थे, आप कोई से भी 2 लिख सकते हो। यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर वाले क्वेश्चंस की। तो नंबर 11 वाला क्वेश्चन क्या होगा, देखो 11 नंबर, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू क्या निकालनी है डी ब्रोगली, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 12.3 अपॉन रूट वी, दैट इज 12.3 रूट वी यानी कि 100 का कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 1.23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेंट बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर। हाफ लाइफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा, इट इज द टाइम इंटरवल in which undecayed radioactive samples reduce to half of its initial value। initial value का वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, उस टाइम पीरियड को ही क्या नाम देते हैं अपन, हाफ लाइफ। और क्या निकालना है, राइट द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड मेन लाइफ। हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला कितना आता है 0.6 बाई टी, हाफ का फॉर्मूला कितना होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा। अब आप इन दोनों, ये टी हाफ का है और आपको रिलेशन निकालना है किसमें, मेन लाइफ और रेडियो एक्टिव सैंपल में, तो कितना आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू, या तो लिखो आप क्या लिख दोगे
टाउ इक्वल्स टू 6 पॉइंट, यहाँ पे इसको निकालोगे तो देखो 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक तो किस में लिख सकते हैं अपन इन दोनों के रिलेशन को 0.693, अब इसको 1 अपॉन में, यहाँ पे ये टी हाफ है, अब इसको सोल्व करके अपन लिख सकते हैं टी हाफ अपॉन 0.693, ठीक है। और राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और शॉर्ट रेंज फोर्स के साथ साथ पहले तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको क्या नेम देते हैं अपन? न्यूक्लियर फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शंस होता है बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, दैट इज द एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड हुआ कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जबकि वो तो चार्जलेस पार्टिकल है, दैट इज द इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। 3 लिखने थे। बात करें राइट द वर्किंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर मेड बाय यूजिंग जीना डायोड। वर्किंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जीना डायोड जो होता है वो किस तरीके से वर्किंग शो करता है बेटा? यहाँ पे आपने देखा होगा ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन का। यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, यहाँ पे जीना डायोड आप कनेक्ट करते हो, जीना डायोड, और इसके पैरेलल लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है जब यहाँ पे ये कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है, होता क्या है जैसे ही हाई वोल्ट आता है तो इस वाले रेजिस्टेंस पे ये पोटेंशियल को क्या कर देता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप को इंक्रीज कर देता है, तो यहाँ कांस्टेंट होता है। इधर से फ्लक्चुएशन वोल्टेज में कम होंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप को वो डिक्रीज कर देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जो है वो अगेन कांस्टेंट होगा। तो ये इसकी कंप्लीट वर्किंग्स आपको राइट डाउन करनी थी जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है अपने पास कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 नॉट गेट्स एंड 1 इज नॉर गेट, ठीक है बेटा। इसमें यहाँ पे ये नॉट गेट कनेक्टेड है, नॉट क्या होता है, जस्ट अपोजिट देता है, तो यहाँ पे अपन मान के चलें ये ए और बी, इसका नॉट गेट का जो रिजल्ट होगा ए डैश बी डैश, और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए डैश एंड बी डैश, यही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे मान लो 0 1 0 1, इसको अपन मान लेते हैं 0 0 1 1। इन दोनों पे इनपुट है, दोनों पे इनपुट नहीं है, एक पे इनपुट है एक पे नहीं है, इस पे है इस पे नहीं, और उस पे है और दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे और गेट नॉट गेट कनेक्ट है, तो नॉट का क्या होता है, जस्ट अपोजिट, दैट इज 0 का तो 1 1 का 0 0 1, इसका 0 का 1 1 का 0, जस्ट अपोजिट। और बी का अपोजिट कितना आएगा, 0 का 1 0 का 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, नॉर गेट, दैट इज नॉट आफ्टर और उसके रिजल्ट में क्या आता है, जब केवल 1 1 है तब भी 0 0 1 है तब भी 0 1 0 है तब भी 0, और 0 0 की जगह क्या आएगा बेटा, 0 0 जहाँ होगा वहाँ 1 आएगा, और ये रिजल्ट किसका आ रहा है अपने पास, बेसिकली एंड गेट का। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह, ठीक है। राइट द गोज लॉ क्या था अपने पास कि फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, किसके लिए, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेट, यही निकालना है। थिन सेट निकालोगे तो गोज लॉ तो क्या था, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ और उस पर सोल्व कर देता हूँ। गोज लॉ क्या था, इंटीग्रेशंस ऑफ ई डॉट डी ए, या तो ऐसे लिखो या लिखो टोटल फ्लक्स for a closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface, यही था ना। According to Gauss theorem या Gauss law, the total flux for a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface, ठीक है। अब उसके लिए थिन सीट वाला डेरिवेशंस करना है, यही करना था ना अपन को, क्या करना है,
इन्फिनिटी प्लेन शीट और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेशंस क्या था बेटा, ये शीट इन्फिनिटली है, इसके अंदर ये अपने गॉसियन सरफेस यहाँ से फिट की, तो इसमें 3 सरफेस होगी, इसको A1 मान लो, इसको A2 और ये A3। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर DA1, इस पे यहाँ लोगे तो एरिया वेक्टर DA2 और ये DA3, यही होगी। यहाँ पे बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो देखो यहाँ पे टोटल मैं डायरेक्ट शॉर्ट में कर देता हूँ। इसकी बात करें तो E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। यहाँ पे इसको रिमूव करोगे तो ये आ जाएगा E डी ए कोस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कोस थीटा है तो यहाँ पे 3 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगी, A1 A2 A3 इंटीग्रेशंस ऑफ A1, तो E डी A1 कोस थीटा प्लस A1 A2 E डी A2 cos थीटा A3 E डी A3 cos थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आया। तो अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट सरफेस थीटा कितना, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 की वैल्यू 1। सेकंड सरफेस की बात करोगे थीटा 90 है ना, तो ये तो 0 हो गया और ये वापस 0 डिग्री, तो ये 2 ही रिमेनिंग होंगे। और सिलेंडर में ये वाला पार्ट सेम होता है, तो यानी कि इसका एरिया सेम होगा। मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया बेटा, है ना, DA1 और A3 DA3 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया A, तो इसका भी A मान लूँ, तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, यही हुआ ना। और Q बाई A क्या होता है, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना था विद थ्योरी भी लिखनी होगी, मैंने शॉर्ट में किया है ना बेटा। इसी में और दिया हुआ है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, it is the arrangement of two opposite charge. It is the arrangement of two opposite charge placed at a small distance is known as electric dipoles. ठीक है, 2 चार्ज होंगे जिनका नेचर अपोजिट हो और वो जो स्मॉल डिस्टेंस से प्लेस्ड हो, उस अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर एंड कैलकुलेट द टॉर्क ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टॉर्क की बात करें तो इस पर टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल सा था, ये डेरिवेशन ऐसे दिया है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूँ बेटा, जो अपन ने किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही है ना, और ये डाइपोल के साथ ये माइनस क्यू प्लस क्यू कितने एंगल पे प्लेस्ड है, थीटा पे, तो मैंने इधर रखा ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ ऐसे ये थीटा एंगल पे, कहीं से भी ले लो, ये थीटा ये थीटा ये थीटा। तो ये डेरिवेशन अपन ने किया था टॉर्क का, भाई नेट फोर्स तो 0 होता है, इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, नेट फोर्स 0 बट टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, और कितना होगा फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना होगा, ये बी है तो ये सी, बी सी, और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाता है, ये 2a साइन थीटा, तो q इंटू 2a क्या हो जाता है, p, तो ये हो गया पी ई साइन थीटा। ठीक है, डेरिवेशन करवाया था ना मैंने आपको, वही डेरिवेशन है ये। मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर में या तो डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या गॉस थ्योरम से रिलेटेड, और दोनों से ही वो क्वेश्चंस था। पहला जो पार्ट था इसका वो गॉस थ्योरम से रिलेटेड था, और सेकंड पार्ट किससे रिलेटेड था बेटा, डाइपोल से रिलेटेड। दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 और वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट बात करें, मेटल रोड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B and move with a velocity v perpendicular to the magnetic field, then induced motional between the ends and necessary diagram। देखो वही वाला डेरिवेशन है जो मैंने बताया था आपको, क्या
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक रोड प्लेस्ड करनी है, ये था, इसमें ये रोड प्लेस्ड की आपने, ये एक रोड है जिसकी लेंथ L है, इसको आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बता दूँ भाई EMF फाइंड करना है तो देखो उल्टा चलो या सीधा, जैसे भी आपको EMF फाइंड करना है तो EMF कितना होता है बोलो, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई की वैल्यू निकालोगे तो कहाँ से आएगी, बी एन ए कोस थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है इसका, ये एरिया चेंज हो रहा है, अरे एरिया चेंज हो रहा है ना, तो पहले एरिया फाइंड करो, फिर उसको कहाँ पर प्लेस्ड कर दोगे, बी एन ए कोस थीटा, तो ए में को पुट कर दोगे, ए में जैसे ही पुट करोगे भाई कोस थीटा तो जीरो हो गया क्योंकि इनसाइड में, फिर यहाँ पुट करोगे तो EMF कितना हो जाएगा आपके पास BLV, ये वाला जो डेरिवेशन अपन ने EMI में करवाया था वो वाला डेरिवेशंस है भाई, निकालना चाहो तो निकाल लो। A इक्वस टू इसकी लेंथ L और इसको x मान लो तो LX हो गया, फिर फाई इक्वस टू कितना हो गया BNA कोस थीटा, तो A की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, ये तो थीटा इक्वस टू 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू 1, तो BN LX, यही हुआ ना, BN A की वैल्यू पुट कर दी LX, ठीक है। तो ये EMF निकालोगे तो कितना हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से B क्या चेंज हो रहा है, X चेंज हो रहा है, तो ये माइनस BN L ऐसा कैसा है, ये dx अपॉन dt, ठीक है। और n की वैल्यू भी कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स 1, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस dx अपॉन dt, क्या लेके चलेंगे v, तो देखो ये BLV, यही हुआ। तो ये वाला डेरिवेशंस आपको करना था, लैंग्वेज लिखनी है बीच में ना। Second, the AC generator, rectangular turns rotate in a uniform magnetic field, angular speed omega, and then in instantaneous value induce the and necessary diagram. Induced EMF निकालना है किसके लिए, AC जनरेटर, मैंने कहा था या तो AC जनरेटर या ट्रांसफार्मर से क्वेश्चंस होगा, यहाँ पे AC जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। AC जनरेटर की बात करें तो क्या क्वेश्चन, जनरेटर वाले केस में क्या था, क्या चेंज होता है, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन कर दूँ डायग्राम की जगह, डायग्राम में तो ये थी अपने पास कोयल, ये नॉर्थ, ये साउथ, इसको अपन रोटेट कर रहे थे, तो यहाँ पे थीटा, भाई मैं सबसे जगह ये भी यही है, आपको इंड्यूस EMF निकालना है तो डी फाई बाई डी टी, तो पहले यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, थीटा यार कितना होगा बोलो, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो ओमेगा टी, तो फाई इक्वल टू BNA कोस थीटा, तो ये कितना हो गया BNA कोस थीटा की जगह कोस ओमेगा टी, ये फाई हो गया। अब क्या निकालना है, EMF निकालना है, तो EMF का फॉर्मूला माइनस n, नंबर ऑफ टर्न्स पहले से लिए हुए हैं, तो डी फाई बाई डी टी, तो माइनस यहाँ से सब कॉमन आ गया, BNA कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करो, तो डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कोस का साइन होगा, ये ओमेगा टी कोस का साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी होता है ये, ठीक है, केवल ओमेगा बार आएगा, ओमेगा बार आ गया, और कोस का कितना हो गया साइन ओमेगा टी, और करंट लाओगे तो करंट के लिए कितना हो जाएगा, इस BNA ओमेगा साइन ओमेगा टी को किससे डिवाइड कर दोगे, R से, क्योंकि EMF बाई R, यही डेरिवेशन हो गया। डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, यही था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्या है, व्हाट इज द मेंट बाय द मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ड्रॉ दी मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले बात करें मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट में मैंने आपको बताया भी था, एक एग्जांपल भी लिया था बेटा। मास डिफेक्ट की बात करोगे तो मास डिफेक्ट क्या था, मास डिफेक्ट मैंने कहा था जो भी स्टेबल न्यूक्लियस होती है उसका मास डिक्रीज होता है कंपोनेंट इसके
न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इनका मास कम होता है, ये न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस। स्टेबल न्यूक्लियस का मास इज स्लाइटली लेस देन कंपेयर टू इट्स न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, मास डिफेक्ट डेल्टा एम कैसे निकालोगे, मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन ये तो एक ही प्रोटॉन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर, प्लस ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन ये तो एक हुआ तो टोटल कितने होते हैं, ए माइनस जेड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना हो गया, मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, किसमें, उसके कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस एनर्जी को ही क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E=mc², तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इस पूरे कंप्लीट फॉर्मूले को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो, अरे किससे मल्टीप्लाई कर दो, c² से। तो ये क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी और एक मास इसमें पूछा गया है, मास नंबर, और किसमें, ग्राफ पूछा ना बेटा आपसे, देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, देखो एक ग्राफ भी पूछा है, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर मास पर यूनिट मास नंबर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करना था, तो इनके बीच का ग्राफ आपने देखा होगा, कैसा ग्राफ था बेटा, एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर में ग्राफ लोगे तो ये तो मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसका ग्राफ कैसा था, यहाँ से स्ट्रेट गया, फिर ऐसे, ये ऐसे था, यहाँ पे फेरस थी, हाईएस्ट जो पॉइंट था वो फेरस था, यहाँ हाइड्रोजन हीलियम ऐसे प्रेजेंट थे। तो ये वाला आपको ग्राफ पूरा ड्रॉ करना था, और इसके फीचर्स भी होते हैं कि फेरस जो होता है स्टेबल्स होता है, यहाँ से लेस देन 30 वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल्स होते हैं। इसके अपोजिट जैसे जैसे एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी वो स्टेबल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन थर्मल न्यूट्रॉन फ्यूजन्स। मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या होते हैं बेटा, मॉडरेटर लाइक एस D2O, ये क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेटर स्पीड डिक्रीज हो जाती है उसे इंक्रीज करने में यूज़ होते हैं, उनको नेम देते हैं मॉडरेटर, ठीक हो, ठीक है। और कूलेंट की बात करें तो कूलेंट क्या होते हैं अपने पास, जहाँ पे एनर्जी, कूलेंट आप गाड़ी में भी यूज़ लेते हो कूलेंट, तो जो पार्ट में एनर्जी ज़्यादा लॉस होने लगती है, यानी को कूल करने के लिए, वहाँ पे फ्यूजन में भी क्या होता है, जो रेडिएटर वगैरह है वो टेम्परेचर हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, तो उनको कूल करने के लिए कूलेंट यूज़ लेता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस रिएक्टर, रिएक्टर का आपको एक डायग्राम बनाना था जो मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम बना के बताया था। उसके अंदर पूरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगी, वहाँ पे यूरेनियम जो है रिएक्शंस करेगा न्यूट्रॉन के साथ, वहाँ से रिएक्टर के साथ उस पाइप्स को फ्लो करेंगे, पाइप्स के थ्रू, और वो एनर्जी जो होती है मतलब वाटर को पास करेंगे, वो स्टीम में कन्वर्ट होगी, प्री हीटर से पास होगी। वो एक कंप्लीट डायग्राम जो मैंने आपको बनाया था वो ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है अपने पास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या करता है, अपने पास जो स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी साइज को अपन क्या कर सकते हैं, लार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इमेज फॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो इसमें इमेज फॉर्मेशंस में क्या होगा, अपने पास 2 लेंस थे, इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपने पास फोकस ये 2F, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया AB, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बोलो बेटा,
बियॉन्ड 2f, यही होगा ना। ये इमेज फॉर्म हुई अपने पास। इसकी कंप्लीट जो डायग्राम है वो मैंने साइट पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे इनका एक छोटा सा रूप है, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है और थियोरेटिकल क्वेश्चंस का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मैंने साइट पे अपलोड कर दिए। ये f, यहाँ पे 2f होगा। ये आई पीस लेंस है इसलिए e, इधर ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए इनको अपन क्या लिख देते हैं, o। यहाँ से ये इमेज जहाँ पे ये लाइन्स आके मीट होगी वहाँ पे क्या होगा, अपने पास फाइनल इमेज बन रही होगी a डबल डैश b डबल डैश। इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, एक आई पे बनने वाले एंगल को अलग से ले लेते हैं, a b, ये हो गया अल्फा, ठीक है। ये डिस्टेंस लेकर चलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस इज d। कोई डाउट? यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f बिटवीन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। यह है ऑब्जेक्टिव लेंस। देन इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f विच इज enlarged and this image behaves as a object for eyepiece lens and the final image is formed highly enlarged। अब इसके लिए जो डिराइव किया था अपन ने, क्या निकाला था, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, आई पे फॉर्म होने वाला एंगल किसका, इमेज का, तो इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ये इमेज का एंगल है और ये ऑब्जेक्ट का। जब यहाँ कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं अल्फा की इससे और बीटा की इस वाले डायग्राम से, तो अपने पास m का जो लास्ट फॉर्मूला आता है वो कितना होता है, m नॉट एम ई, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है बेटा अपने पास, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट और डी बाई एफ ई। और इस एफ ई को जगह अपन क्या भी लिख सकते हैं, ये नॉट है और ये यू ई। फिर इसमें अपन 2 कंडीशन से अप्लाई कर दें और उनसे अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, रिवर्स बायस का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज रिवर्स बायस। ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक सर्किट। इनका इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको ड्रॉ करवा रखा है, कंप्लीट थ्योरी है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करनी है और इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में थ्रेशोल्ड एंड कट ऑफ वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात अब बनने की है, ठीक है। फॉरवर्ड में तो ये था ग्राफ, ये कौन सा वोल्टेज था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको नी वोल्टेज भी नाम दिया था। और रिवर्स बायस की बात करोगे तो रिवर्स बायस में क्या था, ऐसे करंट। तो यहाँ पे जो था वो कौन सा था, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, ठीक है, जो मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी में बताया। व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना इन विच या प्रोसेस, फिनोमिना या प्रोसेस इन विच alternating current and voltage converted into DC voltage and current is known as rectifications. Draw of electric circuit diagram of half wave rectifier। इसको मैंने आपको कंप्लीट बनाया था। एक तो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में तो ये लिया था, इधर से अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया था, ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसमें टर्न कम ही है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर तो एक डायोड कनेक्ट किया हुआ है D1, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL। तो इसके लिए अपन ने इनपुट जो दिया था पूरा आपको कंप्लीट लिखना है। इनपुट ये हो गया, तो आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव में मिलेगा, फिर नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो ये क्या था सर्किट, मैंने कंप्लीट आपको नोट्स में कंप्लीट करवाया। तो वो एक ये क्वेश्चंस था। तो टोटल क्वेश्चंस 20 आपके ये कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चंस। आपको जहाँ करेक्शंस हो आप उन्हें चेक करें, पेपर जो हुआ है होने दो, नेक्स्ट पेपर्स की प्रिपरेशन में लग जाओ। नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।